उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव बहुत पुराना था। चारों तरफ खेत, आम के पेड़ और मिट्टी के पुराने घर थे। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और शाम को लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते। लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जिससे हर कोई डरता था। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो एक टूटी फूटी जमींदार हवेली के सामने से गुजरता था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं और आसपास बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ लगे थे। दिन में भी उस हवेली के पास एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। लेकिन असली डर रात को शुरू होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे उस रास्ते से एक बारात गुजरती है। लोगों के अनुसार पहले दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे घोड़े की टापें सुनाई देती हैं और उसके बाद जैसे कोई बारात आ रही हो। लोगों के गाने, हंसी और नाचने की आवाज। लेकिन उस रास्ते पर अगर कोई खड़ा होकर देखने की कोशिश करे तो उसे सफेद कपड़ों में बाराती दिखाई देते हैं। आगे ढोल वाले चलते हैं, बीच में घोड़े पर बैठा दूल्हा दिखाई देता है और पीछे कई बाराती नाचते हुए आते हैं। लेकिन उनकी सबसे डरावनी बात यह होती है कि उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं देते, जैसे धुंध में छिपे हुए हों। और जैसे ही कोई इंसान उनके पास जाने की कोशिश करता है, पूरी बारात अचानक हवा में गायब हो जाती है। गांव में कई लोगों ने यह नज़ारा देखा था। इसी वजह से सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था। बुजुर्ग अपने बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद हवेली वाले रास्ते पर मत जाना, वहां से भूतों की बारात गुजरती है। लेकिन गांव के बहुत कम लोग जानते थे कि उस भूतों की बारात के पीछे एक बहुत दर्दनाक सच्चाई छिपी है। एक ऐसी घटना जो 20 साल पहले इसी गांव में हुई थी। आज से लगभग 20 साल पहले भैरवपुर गांव आज जैसा शांत नहीं था। उस समय गांव में जमींदारी का बहुत दबदबा था और लोगों के बीच जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर की हवेली पूरे इलाके में मशहूर थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का दरवाजा और हवेली के बाहर हमेशा बंदूक लेकर खड़े उसके आदमी। गांव में ठाकुर की बात ही कानून मानी जाती थी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर का सबसे बड़ा घमंड था अपनी ऊंची जाति और सत्ता। उसने पूरे गांव में एक अजीब नियम बना रखा था कि मेरी हवेली के सामने से कोई नीची जाति का आदमी सिर उठाकर नहीं गुजरेगा और उनकी कोई बारात तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। गांव के गरीब लोग डर के कारण ये अपमान सहते रहते थे। रामदीन और उसकी बेटी चंदा। इसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, रामदीन। रामदीन बहुत मेहनती इंसान था। वो दिन भर खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपनी बेटी चंदा को पाल रहा था। चंदा पूरे गांव में अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक मासूम चमक रहती थी और वो हमेशा अपने पिता की मदद करती थी। गांव के लोग कहते थे, रामदीन गरीब जरूर है लेकिन उसकी बेटी चंदा बहुत भाग्यशाली है। समय बीता और जब चंदा बड़ी हुई तो रामदीन को उसकी शादी की चिंता होने लगी। कुछ समय बाद पास के गांव से किशन नाम के लड़के का रिश्ता आया। किशन भी गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था और पूरे गांव में उसकी अच्छी छवि थी। जब चंदा और किशन पहली बार मिले तो दोनों को एक दूसरे से सच्चा लगाव हो गया। रामदीन को लगा कि मेरी बेटी सही घर में जाएगी। कुछ ही समय में दोनों की शादी तय हो गई। शादी की खबर पूरे भैरवपुर में फैल गई। रामदीन के छोटे से घर में खुशियों का माहौल था। पड़ोसी और रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। कोई घर सजाने में लगा था, कोई खाना बनाने में। चंदा की सहेलियां उसे मेहंदी लगा रही थीं और शादी के गीत गा रही थीं। रामदीन अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता था। वो सोचता था कि मेरी बेटी की जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। उधर किशन के गांव में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बारात के लिए घोड़ा सजाया गया, ढोल वाले बुलाए गए और सभी बाराती नए कपड़े पहनकर तैयार थे। लेकिन एक बात थी जिसने कुछ लोगों को चिंता में डाल रखा था। भैरवपुर आने का जो रास्ता था वो ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली के सामने से ही गुजरता था। कुछ बुजुर्गों ने किशन के परिवार से कहा कि ठाकुर को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन किशन के पिता ने जवाब दिया, रास्ता गांव का है, किसी एक आदमी का नहीं। और इसी फैसले ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। शादी का दिन आ गया था। किशन के गांव में सुबह से ही खुशियों का माहौल था। घर के बाहर रंग बिरंगी झालरें लगी थीं, औरतें शादी के गीत गा रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और ढोल वाले अपने ढोल ठीक कर रहे थे। किशन को उसके दोस्तों ने दूल्हे के कपड़े पहनाए, सिर पर सेहरा बांधा गया और उसे घोड़े पर बैठाया गया। किशन थोड़ा भावुक था लेकिन बहुत खुश भी। वो बार बार अपने पिता से कह रहा था, बस जल्दी चलो, चंदा इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर बाद ढोल की आवाज गूंजने लगी, ढम ढम ढम। बाराती नाचने लगे। कोई भांगड़ा कर रहा था,
कोई ताली बजाकर गा रहा था और इस तरह खुशियों से भरी बारात भैरवपुर की तरफ चल पड़ी। उधर भैरवपुर में जब ये खबर पहुंची कि रामदीन की बेटी की बारात आने वाली है, तो कुछ लोगों ने डरते हुए ये बात ठाकुर विक्रम सिंह को बता दी। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोला, एक दलित की बारात मेरी हवेली के सामने से गुजरेगी, इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी? उसका घमंड और गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अगर वो बारात इस रास्ते से गुजरी तो याद रखना, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ठाकुर के आदमी बंदूकें और लाठियां लेकर हवेली के बाहर छिपकर खड़े हो गए। रात के लगभग 11 बजे बारात भैरवपुर के पास पहुंची। ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बाराती खुशी से नाच रहे थे। दूल्हा किशन घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी खुशियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। जैसे ही बारात ठाकुर की हवेली के सामने पहुंची, अचानक चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा हो गया। ढोल बज रहे थे, लेकिन आसपास के लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। तभी अचानक अंधेरे से कई लोग निकल आए। उनके हाथों में लाठियां थीं। ये ठाकुर के आदमी थे। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। पहले एक गोली चली, धड़ाम। फिर अचानक चारों तरफ हंगामा मच गया। ठाकुर के आदमी बारातियों पर टूट पड़े। लाठियां बरसने लगीं, गोलियां चलने लगीं। ढोल की आवाज लोगों की चीखों में बदल गई। बाराती भागने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिर गए। दूल्हा किशन घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एक गोली सीधे उसके सीने में लग गई। किशन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था और होठों पर बस एक ही नाम था, चंदा। कुछ ही पलों में कई बाराती मारे गए। पूरी सड़क लाल हो गई और कुछ ही मिनटों में वो खुशियों से भरी बारात एक भयानक खामोशी में बदल गई। ये वही रात थी जिसने भैरवपुर की किस्मत बदल दी। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। उधर रामदीन के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर के आंगन में रंगोली बनी थी। दीवारों पर फूलों की मालाएं टंगी थी। औरतें शादी के गीत गा रही थी। चंदा लाल रंग की शादी की साड़ी में सजी हुई बैठी थी। उसके हाथों में गहरी मेहंदी लगी थी, जिसमें किशन का नाम छुपा हुआ था। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाते हुए कह रही थीं, अब तो तू पराई हो जाएगी, हमें भूल मत जाना। चंदा हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी बातें सुन रही थी। उसके दिल में भी एक नया सपना पल रहा था, नई जिंदगी का सपना। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे बस इंतजार कर रही हो कि कब ढोल की आवाज आए और बारात उसके घर पहुंचे। लेकिन तभी अचानक बाहर से भागते हुए कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। रामदीन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, बारात आ गई क्या? लेकिन उन लोगों की आंखों में आंसू थे। काफी देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में बोला, रामदीन, ठाकुर के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामदीन के हाथ से लोटा गिर गया। चंदा को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो घबरा कर बोली, किशन, किशन ठीक है ना? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ पल बाद वही आदमी धीरे से बोला, दूल्हा, किशन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही चंदा की दुनिया एक पल में टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, किशन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागी। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। कुछ ही देर में वो ठाकुर की हवेली के सामने पहुंच गई। वहां सड़क पर चारों तरफ खामोशी और खून फैला हुआ था। कुछ लोग घायल पड़े थे, कुछ बाराती जमीन पर पड़े थे और वहीं बीच सड़क पर किशन की लाश पड़ी थी। चंदा धीरे धीरे उसके पास गई। उसने कांपते हाथों से किशन का चेहरा उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, किशन उठो, देखो मैं आ गई। तुमने कहा था ना कि हम साथ में नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन किशन हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। ये देखकर चंदा के अंदर का दर्द गुस्से और श्राप में बदल गया। वो खड़ी हुई और हवेली की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, ठाकुर, तूने हमारी खुशियां छीन ली। तूने इंसानों की बारात रोकी है। फिर उसने रोते हुए कहा, अब हर साल इसी रास्ते से बारात गुजरेगी, लेकिन वो इंसानों की नहीं, आत्माओं की बारात होगी। ये कहते कहते चंदा की आवाज कांपने लगी। फिर उसने आखिरी बार किशन के चेहरे को देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, अगर इस दुनिया में हमारी शादी नहीं हो सकी तो हमारी आत्माएं जरूर मिलेंगी। इतना कहकर चंदा पास के पुराने कुएं की तरफ दौड़ी और सबके देखते देखते उसने कुएं में छलांग लगा दी। चंदा की मौत के बाद भैरवपुर गांव में कई दिनों तक मातम जैसा माहौल रहा।
गांव के लोग डर और गुस्से में थे, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह के डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामदीन तो जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जिस बेटी को उसने इतने प्यार से पाला था, उसी की लाश उसे कुएं से निकालनी पड़ी। किशन और बाकी बारातियों का भी उसी रात जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव के लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असल में सब कुछ अभी शुरू होने वाला था। चंदा की मौत के लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। उस रात गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे और चांद भी आधा छिपा हुआ था। गांव के कुछ किसान देर रात तक खेतों में काम करके वापस लौट रहे थे। जब वे लोग ठाकुर की हवेली के पास वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें ढोल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा शायद कहीं दूर किसी शादी की बारात होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस समय आसपास के किसी भी गांव में शादी नहीं थी। ढोल की आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी, ढम ढम ढम। साथ में जैसे कई लोगों के हंसने और गाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। किसानों को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वे रुककर सुनने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने दूर सड़क पर हल्की रोशनी देखी, जैसे किसी बारात में मशालें या लाइटें जल रही हों। धीरे धीरे वो रोशनी पास आने लगी और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सड़क पर सच में एक बारात आ रही थी। आगे ढोल वाले थे, पीछे बाराती नाच रहे थे और बीच में घोड़े पर बैठा दूल्हा था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी सांसें रुक गईं, क्योंकि बारातियों के कपड़े पूरी तरह सफेद थे और उनके चेहरे धुंधले और भयानक दिखाई दे रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं आत्माएं हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि घोड़े पर बैठा दूल्हा बिल्कुल किशन जैसा दिखाई दे रहा था। किसानों के शरीर डर से कांपने लगे। उन्होंने देखा कि पूरी बारात हवेली की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, फिर भी आसपास एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी, जैसे ये सब किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। जैसे ही वो बारात हवेली के पास पहुंची, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और तभी हवेली के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। किसान डर के मारे भाग खड़े हुए। अगली सुबह उन्होंने ये बात पूरे गांव को बताई। पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद और लोगों ने भी वही बारात देखी। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रात के 12 बजे उसी रास्ते से एक भूतों की बारात गुजरती है। लोगों को समझ में आ गया कि ये वही बारात है जो 20 साल पहले अधूरी रह गई थी, और शायद चंदा का श्राप सच हो चुका था। भूतों की बारात की खबर धीरे धीरे पूरे भैरवपुर गांव में फैल चुकी थी। अब लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी हवेली वाले रास्ते की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक आदमी था जिसे इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वो था ठाकुर विक्रम सिंह। जब गांव के लोगों ने ठाकुर को बताया कि रात को उसकी हवेली के सामने भूतों की बारात गुजरती है, तो ठाकुर जोर से हंसने लगा। उसने घमंड से कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं। लेकिन हवेली में रहने वाले कुछ नौकरों ने भी रात को ढोल की आवाज और घोड़ों की टाप सुनने की बात कही। फिर भी ठाकुर ने सबको डांट दिया। उसने कहा, अगर किसी ने फिर भूतों की बात की तो उसे हवेली से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन सच धीरे धीरे ठाकुर के दरवाजे तक पहुंच रहा था। एक रात लगभग 12 बजे ठाकुर अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। बाहर हवेली के आंगन में अजीब सी खामोशी थी। अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी, ढम ढम ढम, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। ठाकुर ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में ढोल की आवाज और तेज हो गई। अब उसके साथ घोड़े की टापें भी सुनाई देने लगीं। ठक ठक ठक। ठाकुर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। जैसे ही ठाकुर ने बाहर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। सड़क पर सच में एक बारात आ रही थी। आगे ढोल वाले थे, पीछे कई बाराती नाच रहे थे और बीच में एक घोड़े पर बैठा दूल्हा। लेकिन उनके कपड़े सफेद थे और उनके चेहरे धुंधले और भयानक। ठाकुर के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक याद आया 20 साल पहले वाली वही रात, जब उसने इसी जगह एक बारात को मरवा दिया था। जैसे जैसे बारात हवेली के करीब आई, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और तभी घोड़े पर बैठा दूल्हा धीरे धीरे हवेली की तरफ मुड़ा। ठाकुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूल्हे का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और तभी ठाकुर के मुंह से डर के मारे शब्द निकले, किशन।
वो सच में किशन की आत्मा थी और उसके पीछे सभी मरे हुए बाराती खड़े थे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और अगले ही पल पूरी हवेली में डरावनी चीखें गूंजने लगी। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग हवेली पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच ठाकुर विक्रम सिंह की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें डर से पूरी तरह खुली हुई थीं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। बस खिड़की के पास मिट्टी पर घोड़े के खुरों के निशान बने हुए थे। उस दिन के बाद गांव वालों को यकीन हो गया कि ये कोई अफवाह नहीं थी। सच में भूतों की बारात हर साल आती है, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी अधूरी और बेचैन थी और इसी वजह से हर साल वही बारात फिर से उस रास्ते से गुजरती रही, जब तक कि एक दिन गांव में एक साधु बाबा नहीं आए। ठाकुर विक्रम सिंह की मौत के बाद भैरवपुर गांव में डर और रहस्य का माहौल और भी गहरा हो गया। अब लोगों को पूरा विश्वास हो चुका था कि भूतों की बारात सच में हर साल आती है। रात के 12 बजे लोगों को दूर से ढोल की आवाज सुनाई देती, घोड़े की टापें गूंजती और कई लोगों ने अपनी आंखों से सफेद कपड़ों में बारात को उस रास्ते से गुजरते देखा था। इसी डर की वजह से गांव में एक नया नियम बन गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी हवेली वाले रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों को भी सख्त मना कर दिया गया था कि वो उस तरफ खेलने भी ना जाएं। लेकिन इस डर ने धीरे धीरे पूरे गांव को एक बोझ की तरह घेर लिया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये आत्माएं शांति नहीं पा सकीं, इनकी कोई अधूरी इच्छा जरूर है। एक दिन गांव में एक घूमने वाले साधु बाबा आए। उनका नाम था स्वामी अच्युतानंद। लंबी दाढ़ी, साफ चमकती आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वे कई जगहों पर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते और उनकी मदद करते थे। जब वे भैरवपुर के मंदिर में ठहरे तो गांव के लोगों ने साधु बाबा से भूतों की बारात की पूरी कहानी बताई। साधु बाबा ने बहुत ध्यान से सब सुना। कुछ देर तक वे शांत बैठे रहे, जैसे गहरी सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये आत्माएं बदला नहीं चाहती, ये बस अपनी अधूरी खुशी पूरी करना चाहती हैं। गांव वाले हैरान हो गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु बाबा ने शांत आवाज में कहा, जिस रात बारात पर हमला हुआ था, उस रात एक शादी अधूरी रह गई थी। दूल्हे और दुल्हन की आत्माएं आज भी उसी अधूरी रस्म के कारण भटक रही हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तक उनकी शादी की रस्म पूरी नहीं होगी, तब तक उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। गांव वाले ये सुनकर डर भी गए और थोड़ा भावुक भी हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि भूतों की बारात दरअसल दर्द और अधूरी खुशी की कहानी है। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, अगर तुम सच में इन आत्माओं को मुक्ति देना चाहते हो, तो तुम्हें उसी जगह जहां यह हादसा हुआ था, वहीं पर उनकी शादी की रस्म पूरी करनी होगी। गांव वाले पहले डर गए, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें आधी रात को उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया, अगर इससे उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी तो हमें ये करना होगा। और फिर तय हुआ कि अगली वही रात जब भूतों की बारात आती है, उसी समय साधु बाबा शादी की रस्म पूरी करवाएंगे। गांव के लोग डर और उम्मीद दोनों के साथ उस रात का इंतजार करने लगे। आखिर वो रात आ ही गई, जिसका इंतजार पूरे भैरवपुर गांव को था। आसमान में आधा चांद था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के कुछ बहादुर लोग, गांव के बुजुर्ग और साधु बाबा उसी कच्चे रास्ते पर इकट्ठा हुए जहां 20 साल पहले वो भयानक घटना हुई थी। साधु बाबा ने वहां जमीन पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आग जलाई। आग की हल्की रोशनी में सभी लोगों के चेहरे डर और उम्मीद दोनों से भरे हुए थे। सभी लोग जानते थे कि कुछ ही देर में भूतों की बारात आने वाली है। जैसे जैसे समय रात के 12 बजे के करीब आने लगा, वैसे वैसे हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ढम ढम ढम, ढोल की आवाज। सभी लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ ही पलों में घोड़े की टापें भी सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक। साधु बाबा शांत बैठे मंत्र पढ़ते रहे।
उन्होंने सबको कहा, डरो मत, आज इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे दूर अंधेरे में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और फिर वही नज़ारा सामने आया जिसे गांव वाले सालों से देखते आ रहे थे। एक बारात उस रास्ते से आ रही थी। आगे ढोल वाले थे, पीछे बाराती नाच रहे थे और बीच में घोड़े पर बैठा दूल्हा। उनके कपड़े सफ़ेद थे और उनके चेहरे हल्के धुंध में छिपे हुए थे। लेकिन अब किसी को शक नहीं था, वो किशन और उसकी बारात की आत्माएं थीं। जैसे ही किशन और बारात उस जगह पहुंची जहां हादसा हुआ था, ढोल की आवाज़ धीरे धीरे रुक गई। पूरी बारात अचानक शांत खड़ी हो गई। तभी अचानक पास के पुराने कुएं की तरफ से एक हल्की चमक दिखाई दी। धीरे धीरे वो चमक पास आने लगी और फिर सबने देखा, वहां चंदा की आत्मा खड़ी थी। वो वही लाल शादी का जोड़ा पहने हुए थी जो उसने उस रात पहना था। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सी शांति भी, जैसे वो इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। घोड़े पर बैठा दूल्हा धीरे धीरे नीचे उतरा। वो किशन की आत्मा थी। किशन और चंदा धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने प्रतीक के रूप में दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म पूरी करवाई। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, अचानक हवा तेज चलने लगी। हवन की आग ऊंची उठने लगी और तभी पूरी बारात के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ढोल की एक आखिरी आवाज गूंजी। किशन और चंदा की आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगीं। उनके साथ पूरी बारात की आत्माएं भी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन होने लगीं। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ शांत हवा और सन्नाटा रह गया। उस रात के बाद भैरवपुर में फिर कभी भूतों की बारात नहीं दिखाई दी। अब वो रास्ता भी सामान्य हो गया। लोग फिर से वहां से गुजरने लगे, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, वो भूत नहीं थे, वो अन्याय और अधूरी खुशी का दर्द थे। और जिस दिन उनकी अधूरी शादी पूरी हुई, उसी दिन उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। भैरवपुर की वो डरावनी कहानी अब एक सीख बन गई थी। अहंकार और भेदभाव हमेशा दुख और विनाश हिलाते हैं, और सच्चा प्यार मौत के बाद भी अधूरा नहीं रहता।